नमस्ते दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री के महत्वपूर्ण सवालों को सॉल्व करके जाइएगा, महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को सीख कर जाइएगा, नहीं तो इस चैप्टर में आप फंस सकते हैं। वैसे भी ये चैप्टर आप सभी लोगों को कठिन ही लगता है, जहाँ तक हमारा मानना है, क्योंकि इस चैप्टर के सवाल आप बना नहीं पाते हैं। हालांकि प्रैक्टिस करने पर ये सारे सवाल आसानी से बन जाते हैं। रेलवे के एग्ज़ाम में बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है ट्रिग्नोमेट्री का, आसान से ही पूछे जाते हैं, लेकिन उनको बनाने आना चाहिए। और आएगा तभी जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, इनके कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे। तो आज के क्लास में हम ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि 2024 के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। अभी जो 2024 में आरआरबी टेक्नीशियन हो गया या फिर आरआरबी जेई हो गया, एएलपी हो गया, इनमें पूछे गए सवालों को हम यहाँ पर लेकर आए हैं। तो देखिएगा, पहला जो सवाल दिया गया है बहुत बढ़िया सवाल है। tan थीटा की वैल्यू 8/15 दी गई है। हमें निकालना है √1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा अंडर रूट में। ठीक है, tan थीटा आपको दिया है ना, tan थीटा दिया है, तो क्या आप साइन थीटा निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाला जा सकता है। कैसे? देखिएगा, आप जानते हैं कि जो tan थीटा होता है वो लंब बटे आधार होता है। ठीक है, तो लंब बटे आधार का मतलब क्या? लंब यानी कि ये हो गया 8 और ये हो गया आधार यानी कि हो जाएगा 15, है ना, 8/15। अब पाइथागोरस लगाकर हम लोग ये हाइपोटेनस निकाल सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा? 17 के बराबर। भाई इसका स्क्वायर किसके बराबर होता है? इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर। देखिए कैसे, 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, 64 और 225 होता है 289, और 289 किसका स्क्वायर होता है? 17 का। तो मतलब ये हाइपोटेनस हमारा 17 के बराबर होगा। अब सीधे सीधे यहाँ से साइन थीटा निकाल लीजिए। तो साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण। लंब यानी कि परपेंडिकुलर, तो हो गया 8 और कर्ण यानी कि ये हो जाएगा आपका 17। अब वैल्यू यहाँ पर पुट कर लीजिए, तो 1 माइनस 8/17 कितना आ जाएगा? 1 माइनस 8 यहाँ पर हो जाएगा 17। ठीक है, ध्यान से देखते जाएगा। और दोनों ऊपर नीचे दोनों में रूट लगा है, तो इसका मतलब ये पूरे का रूट हम लोग इसमें लगा सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लगा सकते हैं। देखिए ये कितना हो जाएगा? 17 एकम 17, 17 में से 8 गया, 9 बचा। तो 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 9/17 आ गया। कितना आ गया? 9/17। ठीक है, अब सुनिएगा नीचे का 1 प्लस साइन थीटा। तो ये 1 प्लस साइन थीटा यानी कि 8/17, तो 17 और 8 कितना हो जाएगा? 25। ये हो गया 25/17, है ना, 25 यहाँ पर 17। अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हैं ना, तो ये डायग्राम बनाने की वहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप डायरेक्टली दिमाग में ही लगा सकते हैं कि भाई ये 8 है, ये 15 है, तो ये 17 ही होगा, मतलब साइन थीटा आपका 8/17 आ जाएगा। डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए, तो ये पूरे का अंडर रूट यहाँ पर लगेगा, और इसकी वैल्यू कितनी आई है? 9/17, तो ये हो गया 9 डिवाइड बाई यहाँ पर 17, और नीचे का वैल्यू आया है 25/17, तो ये हो गया आपका 25 डिवाइड बाई यहाँ पर 17। ठीक है, आइए बताइए, तो 17 और 17 तो कट जाएगा, डिनोमिनेटर में 17 9/25 हुआ, और 9 का वर्गमूल होता है 3 और 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5, यानी कि इसकी जो वैल्यू पूछे गए थे 3/5 होगा। ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया होगा सभी को। वीडियो दोस्तों ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, इतनी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं, तो एक छोटा सा लाइक ज़रूर करना है आपको। ठीक है, चलते हैं यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन पर। देखिएगा यहाँ पे दूसरा सवाल, ये सिंपल सा ही सवाल है, ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। आपको ये पूरा चीज़ दिया है, आपको कॉट थीटा का मान निकालना है। सीधे सीधे यहाँ पर देखिए, 5 कॉस थीटा प्लस 4 साइन थीटा, ये उधर जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए 18 कॉस थीटा इधर है, ये 5 कॉस थीटा 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 कॉस थीटा हो जाएगा। तो उधर का 10 कॉस थीटा इधर आके घट जाएगा 18 से, तो 18 कॉस थीटा में से 10 कॉस थीटा घटाएंगे अगर, तो सीधे सीधे यहाँ पर 8 कॉस थीटा यहाँ पर आ गया, इज इक्वल टू, अब देखिएगा ये 4 साइन थीटा 2 से मल्टीप्लाई हुआ होगा तो 8 साइन थीटा बन गया। ये 5 साइन थीटा उधर घट जाएगा 8 साइन थीटा से, तो 8 में से 5 घटेगा यानी कि 3 साइन थीटा आ जाएगा। 3 साइन थीटा, है ना। हमें क्या चाहिए? कॉट। आप जानते हैं कि कॉस बटे साइन आपका कॉट होता है, तो साइन को इधर ले आइए,
तो कॉस डिवाइड बाई साइन ये बन जाएगा आपका कॉट थीटा। बहुत सिंपल सा प्रश्न था ये, और इधर तो 3 है ही, ये 8 आपका उधर चला जाएगा, मतलब 3/8। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। तीसरा सवाल यहाँ पर देखिएगा, बड़ा ज़बरदस्त है, ठीक ना। अब इसको कैसे करेंगे, इसको लगाइए दोस्तों आप लोग वैल्यू पुटिंग मेथड से, है ना। वैल्यू पुटिंग मेथड मतलब कि एंगल की कुछ ना कुछ वैल्यू ले लीजिए। अगर हम 0 डिग्री लेते हैं तो 0 यहाँ पर रखेंगे तो साइन ए मतलब साइन 0 होगा, तो ये 0 बन गया, यहाँ पर भी 0 हो गया, है ना। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आ जाएगी, इससे हमारा डिसीजन नहीं आ पाएगा, डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कौन सा आंसर होगा। इसलिए एंगल की ऐसी वैल्यू लेनी है जहाँ पर आपको एक तो ये अनडिफाइंड भी ना हो और हमारा काम भी हो जाए, है ना। चलिए, तो ए की वैल्यू जो है, एंगल की वैल्यू हम लोग यहाँ पर 30 डिग्री यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है, 30 डिग्री ले लेते हैं। चलिए, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है ना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका √3 डिवाइड बाई यहाँ पर 2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 माइनस ये होता है आपका tan 30 हो जाता है 1 डिवाइड बाई √3, ठीक है, 1 डिवाइड बाई √3 ये हो जाएगा। फिर इसके बाद प्लस साइन स्क्वायर 30, ये बताइए साइन 30 होता है 1/2, स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, 1/4, ठीक है। इसको देखिए, साइन 30 मतलब 1/2 और माइनस कॉस 30 यानी कि √3/2, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। अच्छा, प्लस में हमारे पास क्या है, यहाँ पर प्लस में 2 साइन थीटा, मतलब साइन थीटा की वैल्यू साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो यहाँ 2 ही है, तो 2/2 मतलब 1 आ गया, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस 30 की वैल्यू √3 यहाँ पर 2, ठीक है। अब इसको हमको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे देखते जाइएगा। ये इधर आएगा, √3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 बन जाएगा, ध्यान से देखते जाइएगा। अच्छा, √3 - 1 होगा ये, है ना, तो 2 मल्टीप्लाई √3 - 1, तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 2√3 और -1 था तो 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 बन जाएगा, ठीक। फिर यहाँ देखिए इसको, ये 2 डिनोमिनेटर दोनों में है ना, तो 2 से 2 ये 2 बार में, ये आपका 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो 2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 2 - 2 √3 बन जाएगा। तो एक काम करते हैं, सेम बना लेते हैं इसको, ठीक है भाई। यहाँ भी 2 √3 - 2 है, लेकिन यहाँ हो जाएगा आपका 2 - 2 √3, मतलब इसका उल्टा हो जाएगा। तो इसको पलट दीजिए, जैसे ही पलटेंगे यानी कि माइनस हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा दोस्तों आपका, यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस हमने कॉमन लिया है, और ये वाला बन जाएगा आपका 2 √3 - 2, सेम टू सेम बन गया। अच्छा, ऊपर क्या, ऊपर तो 1 ही रहेगा, है ना। अब देखिए इधर वाले के, तो इसको 1 माइनस और यहाँ पर है आपका √3/2, ठीक है। अब देखिए ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर वाले आपस में घट जाएंगे, 3 - 1 यानी कि 2, और 2 यहाँ पर हो गया 2 √3 - 2, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है ना। और +1 और इधर है आपका माइनस का √3 यहाँ पर 2। अब इसको क्या करिए कि रेशनलाइज कर दीजिए। रेशनलाइज कैसे करते हैं आप सभी को पता है ना। इसका साइन चेंज करके ऊपर गुणा तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई, इसका साइन चेंज करिए तो ये हो जाएगा 2 √3 + 2, और नीचे वाले दोनों का स्क्वायर करके डिफरेंस, 2 √3 का स्क्वायर आ जाएगा 4 × 3 = 12, और इसका आ जाएगा 4, तो 12 - 4 यानी कि 8 हो गया, और प्लस यहाँ पर 1 और माइनस √3 यहाँ पर हो जाएगा 2, ठीक है। 2 से ये 4 बार में कट जाएगा, ठीक है। और 2 इनमें से और कॉमन आएगा, 2 अगर कॉमन ले लें तो ये कट जाएगा, ठीक है। 2 से, हाँ, तो 2 से ये आपका 1 बन जाएगा और ये 2 बार में कट जाएगा। तो मतलब यहाँ पर हो गया, इस 2 को दोनों के डिवीज़न में लिख सकते हैं, तो √3/2 यहाँ पर हो गया, और +1/2 हो गया, और प्लस यहाँ पर 1 और माइनस यहाँ पर √3/2 है। ये दोनों कट जाएंगे, 1 + आधा आपका कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। अब
इसको सॉल्व करके 3/2 आया। अब इसमें देखिए कहाँ पर 3/2 आएगा। पहले को देखते हैं अगर हम लोग, तो sin 30 की वैल्यू कितना होता है यहाँ पर 1/2, तो ये कितना आ जाएगा आपका 3 तो है ही, 3 का मल्टीप्लाई 1/2 से करेंगे 3/2। यहाँ 1/2 होगा, यहाँ √3/2 होगा, यहाँ सीधे सीधे आपका कितना हो जाएगा 3√3/2। तो कोई भी ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, सिर्फ यही एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा प्रश्न था, है ना। थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन था इसमें, बाकी अगर आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो ये कुछ भी नहीं है ना। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। ये सवाल भी आपका वैल्यू पुटिंग मेथड से बन जाएगा, ठीक है। तो ए की वैल्यू कुछ ना कुछ ले लीजिए, है ना। ए की वैल्यू हम लोग 30 ले लेते हैं, क्योंकि ए का वैल्यू बोला ही है 0 से 90 के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो ए की वैल्यू यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं 30 डिग्री। यहाँ रखिए, तो sin 30 होता है 1/2, है ना। स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ नीचे हो गया 1/4, यहाँ पे इसके जगह पर क्या हो गया 1/4 हो गया, और ये 4 ऊपर ले जा सकते हैं, तो 4 × 4 4/1 मतलब 4, माइनस यहाँ पर कितना हो गया 1, है ना, -1 है, तो 4 - 1 यानी कि 3। तो हमारा इसका जो वैल्यू आया है वो किसके बराबर आ गया 3 के बराबर। अब ऑप्शन में देखना है कहाँ पर 3 आएगा, बताइए। cot 30 होता है √3, ठीक है। cot 30 कितना होता है √3 होता है। इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर कितना 3। ये तो ऑप्शन आ रहा है 3 इसके बराबर, तो 3 ये भी। इसको देखिए sec 30 cos 30 कितना होता है, cos 30 आपका होता है √3/2, तो sec 30 हो जाएगा उसका उल्टा, यानी कि 2/√3, और स्क्वायर जब हम करेंगे तो 4/3 आ जाएगा। ये आपका आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। tan 30 होता है 1/√3, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3 आएगा। ये आपका कितना आएगा 1/3 आएगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो गया, ठीक है। तो वैल्यू पुटिंग मेथड से चीज़ें आसानी से बन जाती हैं दोस्तों, है ना। देखते हैं यहाँ पे अगला सवाल, हम लोग इस सवाल को देखते हैं। ये सवाल जो है ये आपका आइडेंटिटी बेस्ड सवाल है। कल के क्लास में हमने आपको कुछ आइडेंटिटीज़ बताया था, 3 आइडेंटिटी बताए थे। पहला था sin² थीटा प्लस cos² थीटा = 1, दूसरा था 1 + tan² थीटा = sec² थीटा, और तीसरा था 1 + cot² थीटा = cosec² थीटा। ये 3 आइडेंटिटी बहुत महत्वपूर्ण है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ठीक ना। चलिए देखते हैं यहाँ पे। अब sin² थीटा प्लस cos² थीटा इतना वैल्यू 1 के बराबर हुआ। यहाँ देखिए sec² थीटा माइनस tan² थीटा ये भी 1 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि 1 + tan² थीटा = sec² थीटा, तो tan को उधर भेजेंगे तो इधर सिर्फ 1 बचेगा, मतलब sec माइनस tan कितना हो जाएगा 1 के बराबर, तो माइनस यहाँ पर 1 हो गया। इसको देखिए tan को हम लोग क्या लिख सकते हैं sin/cos, ठीक है। तो tan कितना हो गया sin/ यहाँ पर cos हो गया, sin थीटा / cos थीटा, और मल्टीप्लाई में आपका cos थीटा यहाँ पर है ही, तो cos से cos तो कट गया ये पूरा चीज़, है ना, ये पूरी वैल्यू कट जाएगी, sin बस बचेगा। तो यहाँ पर हो गया sin थीटा बचा, और प्लस का यहाँ पर एक ठो sin थीटा और बचा हुआ है, तो ये दोनों तो 0 हो गए, है ना। sin थीटा मिलाकर 2 sin थीटा आ जाएगा, और 2 sin थीटा आपके ऑप्शन में दिया भी है सेकंड नंबर पे, ठीक है। सिंपल सा सवाल था, ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई होगी इस सवाल में। देखते हैं इस सवाल को, ये भी सवाल बहुत ज़बरदस्त है ना। sec a + tan a और ब्रैकेट में 1 - sin a, ठीक है। वैल्यू पुट कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, है ना। 45 मत लीजिएगा, a की वैल्यू 45 अगर लेंगे तो tan 45 भी 1 होता है, cot 45 भी 1 होता है, तो इनकी वैल्यू 45 पे बराबर हो गई। कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा आंसर होगा? sin 45 cos 45 ये भी बराबर होते हैं दोनों, 1/√2 होता है वैल्यू, तो यहाँ पर भी डिसाइड नहीं हो सकता, इसलिए a की वैल्यू कुछ और लेते हैं। यहाँ पर a की वैल्यू हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर 30 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री लेना बहुत आसान होता है, आराम से चीज़ें आ जाती हैं। 30 यहाँ पर sec 30 कितना होगा, cos 30 होता है √3/2, तो sec 30 कितना हो जाएगा 2/√3, उल्टा होता है भाई, sec क्या होता है cos को उल्टा होता है, तो 2/√3 हो गया। फिर प्लस tan 30, तो tan 30 होता है 1/√3, है ना, ये हो गया। फिर इसके ब्रैकेट में क्या दिया है 1 - sin 30 का मतलब 1/2, ये तो आ गया बहुत आसानी से आंसर। √3 दोनों में है, तो ऊपर हो गया 2 + 1 यानी कि 3 / √3 हो जाएगा,
है ना, और 1 में से आधा घटाएंगे तो 1/2 ही बचेगा। तो मतलब ये कितना हो गया, इस 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, तो 1 √3 से 1 √3 कट जाएगा, ऊपर में 1 √3 बचेगा और नीचे यहाँ पर 2 बचेगा, बस √3/2। अब √3/2 कहाँ आएगा, यहाँ 30 रखिए, तो tan 30 1/√3, √3/2 नहीं होता, ये आंसर नहीं होगा। cot 30 √3 होता है, ये भी नहीं होगा। sin 30 1/2 होता है, ये भी आंसर नहीं होगा। हाँ, cos 30 जो है वो √3/2 होता है, इसके बराबर मिल जाएगा आपको, तो यही आपका डी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो वैल्यू पुटिंग मेथड आसान होता है, बहुत आराम से इसमें सवाल बन जाते हैं। ये सवाल दोस्तों सेम टाइप का सवाल अभी अभी हम आपको करवाए हैं, क्वेश्चन नंबर शायद 5 या 6 में, 5 में है ना। ठीक है, तो सेम टाइप का सवाल है, इसको भी आप लोग लगा लीजिएगा, इसका भी आंसर आ जाएगा आराम से। ठीक है, तो ये आपके लिए है, होमवर्क है, इसको आप लोग लगा के इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ठीक ना, हम लोग चलते हैं 8वें प्रश्न पर। ये सवाल दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है ना। कम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट पिछले क्लास में हमने आपको सिखाया था। ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी वीडियो हैं वो ज़रूर देख लीजिएगा, हर एक वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों। इतनी क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो कहीं ना कहीं आप ट्रिग्नोमेट्री में अच्छा नंबर ला सकते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के सवाल आपसे बन जाएंगे, लेकिन जितने भी प्लेलिस्ट में ट्रिग्नोमेट्री के वीडियोस दिखेंगे आपको, वो सारे के सारे आपको देख लेना है ना। चलिए देखते हैं, यहाँ पर आपको बोला गया है कि sin 54 और cos 72 को 0 और 45 के बीच के कोणों के रेशियोज के रूप में यहाँ पर व्यक्त करना है, रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, क्या कह रहा है ये, हमको ये जो एंगल है इनको 0 से 45 के बीच में रखना है ना। ये 72 है, 45 से आगे है, ये 54 है, 45 से आगे है, तो मतलब 0 से 45 के बीच में इनको लाना है। कैसे लाते हैं सुनते जाइएगा। ठीक है, बताया था हमने कि साइन अब जो हमारा होता है इनके कॉम्प्लीमेंट्री में हम इसको चेंज करते हैं। हमने बताया था कि साइन का जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है वो होता है कॉस। ठीक है, और कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री साइन हो जाता है। ठीक, क्लियर है। टेन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है यहाँ पर कॉट। ठीक है, टेन का कॉम्प्लीमेंट्री की क्या होता है, कॉट हो जाता है, और कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पर टेन हो जाता है। सेक का होता है कॉसेक, सेक का कॉम्प्लीमेंट्री कॉसेक होता है, कॉसेक, और कॉसेक को हो जाएगा सेक, इस तरीके से, है ना। तो साइन को इसके कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज करिए, तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉस हो जाएगा। और जब इसका कॉम्प्लीमेंट्री लिख लिए हैं तो हमको एंगल का भी कॉम्प्लीमेंट्री लिखना पड़ेगा। एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री कैसे निकालते हैं, अगर आपको एक एंगल थीटा दिया है तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो होगा 90 - थीटा, यानी कि इस एंगल को 90 में से घटा के लिख दीजिए। देखिए कितना हो जाएगा, 90 में से 54 को घटाएंगे तो आ जाएगा सीधे 36, है ना। तो cos 36 प्लस यहाँ देखिए cos का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा, साइन हो जाएगा, तो यहाँ हो गया साइन, और इसमें तो पेन भी नहीं उठाना था, ऐसा सवाल था। ठीक है, तो साइन 72 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 90 - 72, और 90 - 72 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 18 के बराबर। देख लीजिए, cos 36 sin 18, cos 36 sin 18, cos 36 sin 18, ऑप्शन नंबर डी होगा। बहुत आसान सा, बहुत सिंपल सा प्रश्न, इसमें पेन उठाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं थी। आइए दोस्तों, 1-2 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस का देख लेते हैं, है ना, क्योंकि ये भी ट्रिग्नोमेट्री पर ही बेस्ड होते हैं सवाल। एक मीनार यानी कि टावर जो है उसके आधार से 44 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई हमने हाइट एंड डिस्टेंस पर सेपरेट वीडियो बना रखा है, वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। उस वीडियो को देखने से आपको पता चलेगा कि बड़े बड़े जो सवाल होते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के, उनको आप चुटकियों में लगा सकते हैं। कोई आपको कुछ भी 10, 60, 10, 30 कुछ भी नहीं लगाना है, वहाँ पे आपको कुछ भी मतलब लगाना ही नहीं है। एकदम ऐसा बेहतरीन ट्रिक हमने आपको बता रखा है, यहाँ पर भी बताएंगे, देखते जाइए। एक मीनार उसके आधार से, है ना, तो यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं। चलिए देखिएगा, यहाँ पर ये हो गया ज़मीन आपका, है ना, ये हो गया हमारा मीनार। ठीक है, यानी कि टावर। इससे कुछ दूरी पर स्थित 44 मीटर, इससे 44 मीटर मान लीजिए कि यहाँ पर, तो इस मीनार से 44 मीटर दूर एक बिंदु स्थित है, ये वाली। ठीक है, इससे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, शीर्ष का। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है यहाँ पर,
यहाँ पर ये 60 डिग्री के बराबर बन रहा है। अब कह रहा है मीनार की ऊंचाई निकालनी है, मतलब ये निकालनी है। ठीक है, हमने आपको तरीका क्या बताया था कि ये तो पता है कि ये 90 होगा, और अगर ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि तीनों मिलाकर 180 होने चाहिए, तो ये 60 है तो ये 30 होना चाहिए। 60 30 90, 90 180, है ना। ठीक है, अब अगर 30 के सामने 1 यूनिट है तो 60 के सामने वाला √3 गुना हो जाता है। 30 के सामने अगर 1 गुना है तो 60 के सामने कितना हो जाएगा, √3 गुना हो जाएगा। ये चीज़ हमने आपको बताया था। मतलब 30 के सामने के साइड जो भी रहेगा 60 के सामने वाला उसका √3 गुना हो जाएगा। तो 60 के सामने वाला यही है, यानी कि हाइट ही है यहाँ पर। तो हाइट कितना आ गया यहाँ पर, सीधे सीधे 30 के सामने क्या है, 44, उसका कितना गुना हो जाएगा, √3 गुना हो जाएगा, यानी कि 44 √3। बस यही आपका आंसर होगा। हालांकि आंसर जो है वो पॉइंट में दिया है, √3 का वैल्यू यूज़ करना है यहाँ पर, तो सीधे सीधे ये आ जाएगा 44 गुणते √3। √3 की वैल्यू 1.732 हो जाएगी। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कि इसमें थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन लगा लीजिए। कैसे, देखिएगा, 44 का पहले एक बार गुणा करिए तो 44 एकम यहाँ पर हो गया 44। ठीक है, ये यहाँ पर 0.7 है। ठीक है, 0.7 है, तो 0.7 का और इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 44 गुणे यहाँ पर 7 करिए, कितना आ जाएगा यहाँ पर, 7 चौके 28 का ये हो गया 8। ठीक है, और 2 बचा, 7 चौके 28 और 2 यहाँ पर 30 हो जाएगा। ठीक ना, तो 30 हो गया। मतलब यहाँ पर 0.7 था तो 0.7 था तो यहाँ पे एक अंक छोड़ के दशमलव लग जाएगा। मतलब ये हो गया आपका 30.8। तो इसमें 30.8 और जुड़ेगा, 30.8 और जुड़ेगा, कितना आ गया यहाँ पर, ये 74.8 आया है ना। तो 74 से वैल्यू ज़्यादा ही आएगी। ठीक है, 74 से थोड़ा सा ज़्यादा ही वैल्यू आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए होगा, सी नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। आगे चलिए एक प्रश्न और हाइट एंड डिस्टेंस का करते हैं। देखिए इसमें क्या बोला है, किसी समय एक बिजली का खंभा 15 मीटर लंबी छाया बनाता है, उसी समय 12 मीटर ऊंचा पेड़ 16 मीटर लंबी छाया बनाता है, खंभे की ऊंचाई कितनी होगी। बहुत सिंपल सा प्रश्न। देखिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक खंभा है, बिजली का खंभा है जो कि 15 मीटर लंबा छाया बनाता है, और उसी टाइम पे जो ये 12 मीटर ऊंचा पेड़ है वो 16 मीटर लंबा छाया बनाता है। ठीक है, तो देखते जाइए, पहले हम लोग यहाँ पे पेड़ बनाते हैं, तो ये हो गया हमारा पेड़, और ये कितना छाया बनाता है, 16 मीटर। तो ये हो गया आपका 12 और ये हो गया आपका 16। भाई छाया तो ज़मीन पर ही बनेगी, है ना। तो इस टाइम पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा सन का वो कितना हो जाएगा, मान लीजिए कि थीटा ही होगा, और उसी टाइम पे बोला जा रहा है तो इसके लिए भी एंगल ऑफ एलिवेशन बराबर ही होगा। अब देखिए बिजली का खंभा है यहाँ पर, तो ये हो गया बिजली का खंभा, है ना, और बिजली का खंभा का कुछ ना कुछ यहाँ पर शैडो बन रहा होगा। बिजली का खंभा हमको नहीं पता है कितना होगा, है ना, लेकिन इसका छाया पता है कि ये आपका 15 मीटर होगा। अब सुनते जाइए, अगर हम इसको मिलाएंगे तो क्योंकि ये बोला गया है यहाँ पर सेम टाइम पर, है ना, एक ही समय पर दोनों का छाया बन रहा है। ठीक है, तो उस टाइम पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे दोस्तों। एंगल ऑफ एलिवेशन बराबर हो गया तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। अब समरूप त्रिभुज हो गए तो उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होता है वो बराबर होता है ना। ये तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है। तो देखिए इसका लंब और इसका लंब, मतलब यहाँ पर 12/x, ये किसके बराबर होगा, इसका आधार और इसका आधार, यानी कि 16/15। तो यहाँ पर हो जाएगा 16 बटे यहाँ पर हो गया 15। काटिए, देखिए 4 से कटेगा 3 बार में, 4 से कटेगा 4 बार में, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 15 तियाँ 45 और डिवाइड बाई ये 4 इधर आ जाएगा, x आपका उधर चला गया, तो मतलब ये x की वैल्यू आ गई। 45 का आधा होता है यहाँ पर 22.5, 22.5 का फिर आधा करेंगे हम लोग यहाँ पर, 22.5 का फिर आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11.25 हो जाएगा। ठीक है, 11.25। क्लियर है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शंस जो हैं वो गलत दिए गए हैं, है ना, इनको थोड़ा आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। 11.25 मीटर ये आपका करेक्ट आंसर होगा।
उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। जैसा हमको सवाल बोला था उस हिसाब से ये हमारा आंसर आएगा। क्लियर है ना? तो उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।